नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप और शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में पेयजल आपूर्ति का संकट मंडराने लगा है। अभी से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। पहाड़ों में लगातार जो जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। देहरादून में लंबे समय से टैंकों की सफाई नहीं हुई। हजारों घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार गर्मियों का सीजन शुरू होते ही जल स्रोत जहां पहाड़ों पर सूख गए, वहीं मैदानी जिलों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी टैंकरों के एक तो साफ सफाई नहीं है, कई घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो कई जगह पर पानी ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में गर्मियों की शुरुआत में ही अब पेयजल का संकट मंडराने लगा है। दिक्कतें लोगों को होने लगी है। जिस तरीके से गर्मियां बढ़ी है, पानी की डिमांड भी बढ़ी है, तो उतनी सप्लाई जो है जल संस्थान की ओर से नहीं की जा रही है। ऐसे में तमाम लोगों की शिकायतें भी हैं कि जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें की जाती हैं कि गर्मियों में पानी की दिक्कतें ना हो और पानी मुहैया कराया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं है। ये मैदानी जिलों के हालात हैं। अगर पहाड़ों पर बात करें तो गर्मियां इतनी भीषण हैं कि जो जल स्रोत हैं वो भी सूखने की कगार पर आ गए हैं। तो इस बार गर्मियों से पहले जिस तरीके का ये संकट देखने को मिला है, ये आने वाले दिनों में जब गर्मियां और ज्यादा बढ़ेंगी तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ा सकता है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं पेयजल को लेकर, ये कहां कहां समस्याएं आ रही हैं, और जो पहाड़ों पर जल स्रोत के सूखने का भी मामला सामने आया है, तो इससे आने वाले वक्त में कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां हो सकती हैं हिमांशु? जी बिल्कुल रवि, देखिए जल स्रोत क्योंकि गर्मियां अब अपने चरम पर पहुंच रही है, ऐसे में जल स्रोत जो है लगातार सूख रहे हैं। उत्तराखंड में जो पेयजल आपूर्ति है उसकी समस्या लगातार लोगों को सामने आ रही है। देहरादून की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 2000 से 2500 घरों में जहाँ लगातार गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, वहीं तो 100 मोहल्लों के लाखों लोगों को जो है पेयजल आपूर्ति का सामना करना पड़ा है, जहाँ घरों में पानी की सप्लाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। सुबह जो टाइमिंग जल निगम की होती है उसमें भी सुचारू रूप से जल व्यवस्था जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है। लोगों को जल की आवश्यकता जो है एक महत्वपूर्ण कारण इसमें होती है, और सप्लाई ठप पड़ने से लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। हिमांशु, आपकी जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत हुई, और अगर हुई तो किस तरीके से उन्होंने कहा है कि कैसे इस पेयजल संकट को दूर करेंगे? क्योंकि गर्मियों की तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल रवि, जो उत्तराखंड जल विकास निगम है वो उसके अधिकारी इस समय अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि जल संकट इस समय इतना व्यापक उत्तराखंड में बढ़ गया है। पहाड़ों में आग लगने से जहां एक तरफ जल स्रोत सूख रहे हैं, वहीं देहरादून और तराई क्षेत्रों की मैं बात करूं तो यहाँ पर जल संकट लगातार बढ़ रहा है। इसमें अधिकारी के पास कोई पुख्ता रोड मैप न होने के कारण की जल की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, उत्तराखंड में पेयजल सप्लाई किस प्रकार से की जाए, इसकी कोई ठोस व्यवस्था न होने के कारण अधिकारी जो है इस समय कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और काम तराई जो है एक का भाड़ा दूसरे के सिर पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि अधिकारियों की लापरवाही भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि देहरादून से है। सीएम धामी का तेलंगाना दौरा है आज। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे। प्रत्याशियों के नामांकन और रोड शो में भी सीएम धामी शामिल होंगे। निजामाबाद से धर्मपुरी अरविंद के लिए वो वोट मांगेंगे। वारंगल से अरूरी रमेश के लिए भी प्रचार करेंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अन्य राज्यों के लगातार उनके दौरे हैं और एक स्टार प्रचारक के तौर पर वो तमाम राज्यों में जा रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निजामाबाद से धर्मपुरी अरविंद के लिए वोट की अपील करेंगे लोगों से। वहां पर जनसभा रोड शो में भी मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। तो वहीं वारंगल से प्रत्याशी अरूरी रमेश के लिए सीएम प्रचार करेंगे। तो मुख्यमंत्री धामी लगातार अन्य राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं, और ऐसे में आज उनका तेलंगाना का दौरा है, जहां पर 2 प्रत्याशियों के लिए वो रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। वोटर्स से अपील करेंगे कि वो इनके पक्ष में वोट करें और अधिक से अधिक मतदान करें। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं। आज उनका तेलंगाना का दौरा है। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है? वहां पर रोड शो और जो लोगों को वो संबोधित करेंगे, जनसभाओं को, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए रवि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी छवि उभर के आई है। जिस प्रकार से यूसीसी का मसला हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो,
जबरन धार्मिक धर्मांतरण पर रोक का मसला हो, नकल विरोधी कानून, ऐसे तमाम विषयों को लेकर उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके बाद से ही उनका कद जो है भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गया है, उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। और इसी के चलते हाईकमान ने उनकी जो आज जो ड्यूटी है वो तेलंगाना में लगाई है और आज वो निजामाबाद में प्रत्याशी धर्मपुरी अरविंद के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और निजामाबाद में ही वारंगल में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और उसके साथ ही सुबह 6:30 बजे धर्मपुरी अरविंद के नामांकन और रोड शो में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और उसके साथ ही उसके बाद का जो उनका कार्यक्रम है वो वारंगल में है। वारंगल में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं आरुषि रमेश, उनके नामांकन में प्रतिभाग करेंगे, उनके साथ में रोड शो निकालेंगे। कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन दोनों ही जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा होगा और करीब 3 बजे मुख्यमंत्री धामी आरुषि रमेश के नामांकन और रोड शो में प्रतिभाग करेंगे। तो ये कुल मिलाकर आज का शेड्यूल सीएम पुष्कर सिंह धामी का तेलंगाना का रहने वाला है और शाम के करीब वो उत्तराखंड वापस आ जाएंगे। रोहित, हाल ही में यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, उत्तराखंड पहला राज्य बना। यूसीसी की झलक भाजपा के मैनिफेस्टो में भी देखने को मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यूसीसी लागू करने वाले पहले राज्य के मुखिया हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं तो किस तरीके का इम्पैक्ट इन चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, देखिए रवि, तो विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम यूसीसी लेकर आएंगे अगर हमारी सरकार आती है, और जनता ने एक अच्छा खासा मैंडेट दिया। दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, एक मिथक टूटा और उसको इम्प्लीमेंट भी सीएम धामी ने किया। यूसीसी लेकर आए, राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल गई और यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी जगह मिली है और उसके साथ ही नकल विरोधी कानून जो है वो भी संकल्प पत्र में उसको स्थान मिला है। तो इसी के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ ही सीएम धामी का जो नेतृत्व है और जिस तरह से उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में काम हो रहा है, उससे हाईकमान भी खुश है और उनकी छवि भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी छवि उभर के आई है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनका कई जगह पर उनको यूटिलाइज कर रही है और बड़े स्टार प्रचारक के रूप में अन्य राज्यों में भी भेजा जा रहा है उनको। ठीक है रोहित, यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की छवि अब राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव सुर्खियां बन गया है। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद निकाय चुनाव को लेकर डाली गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सुर्खियां तेज हो गई। क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने और कब होंगे प्रदेश में निकाय चुनाव, पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं। लेकिन देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर शायद सभी राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव को भूल बैठी थी। समय पर निकाय चुनाव न होने के चलते नाराज होकर जसपुर निवासी मोहम्मद अनीस और नैनीताल निवासी राजीव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां हाईकोर्ट ने पूर्व में निर्धारित समयावधि के अंदर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने एक PIL दाखिल की थी स्थानीय निकाय के चुनाव को समय से कराने के लिए। तो मैंने बोर्ड डिसॉल्व होने से पहले ये PIL दाखिल की थी। इसकी जो मुख्य सुनवाई है 9 जनवरी को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को और महाधिवक्ता को पर्सनल तलब किया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था कि वो 2 जून से पहले जो 6 महीने का पीरियड हो रहा है प्रशासक की नियुक्ति का, उससे पहले इलेक्शन करा देंगे। उसी को लेकर ये फाइनल तारीख हुई है। महाधिवक्ता ने अभी भी जो है सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है कि वो इस 6 महीने के अंदर जब से प्रशासक नियुक्त हुए हैं, यानी कि 2 जून से पहले इलेक्शन कराने की तैयारी में है। उसी के मद्देनज़र माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी जनहित याचिका को डिस्पोजल कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है इलेक्शन जो है टाइम से हो जाएंगे। महाधिवक्ता ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 10A(4) के अंतर्गत प्रशासक का कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। वो कार्यकाल 2 जून को पूरा हो रहा है और महाधिवक्ता ने ये भी कहा कि सरकार 2 जून से पहले इलेक्शन कराने की तैयारी में है और हम 2 जून से पहले इलेक्शन करा लेंगे। इसी के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने ये PIL डिस्पोजल कर दी। उधर कांग्रेस ने भी समय पर निकाय चुनाव न होने को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष पाल बिष्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अपने विरुद्ध माहौल भांपते हुए जानबूझकर निकाय चुनाव में देरी करवाई है। निकाय चुनाव लड़ने वाले हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं
और सरकार अगर जून में चुनाव करवाती है तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी तैयार है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाएंगे। ये जो है बहुत विलंब से होंगे। पहले समय पर जो है सरकार चुनाव करा ही नहीं पाई। हम तो लगातार सरकार को कहते रहे कि जो है तय समय पर चुनाव कराए जाए, लेकिन सरकार के खिलाफ जो माहौल था उसे जो है भाजपा ने भांप लिया था और इसीलिए जो है निकाय के चुनाव टाले गए। अब भी जो है हम यही कह रहे हैं कि अधिक देरी इसमें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो लगातार 5 सालों से जनता के बीच है। हमारे जो चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं वो पहले से ही जो है अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। भाजपा ही जो है चुनाव से भाग रही थी। अब अगर जून में कह रहे हैं, अगर तब भी चुनाव करा लें तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे भाजपा की कथनी करने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो है अभी जून में भी जो है निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे। नहीं, निकाय चुनाव का समय है और सरकार ने कहा है कि जो निर्धारित समय है उसके अंतर्गत सरकार चुनाव कराएगी। सरकार की पूरी तैयारी है। संभवतः 2 या 9 जून तक का समय है। इसके बीच में मुझे लगता है सरकार चुनाव कराएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है और चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशी के एक बार चेहरों पर फिर मुस्कान लौट आई है। और बस अब देखने वाली बात यही है, सरकार कब तक प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोकसभा चुनाव में कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज हो चला है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर संपत्ति जब्त किए जाने के हमले और महिलाओं का सोना हड़पने के बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से जाहिर होता है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति जब्त करके एक खास वर्ग को बांटने का काम करेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की नजर अब महिलाओं के मंगलसूत्र पर है और कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र का सोना भी लूटना चाहती है, जिसको लेकर अब जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के दिए गए भाषण पर ऐतराज जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत बोल रहे हैं। हमारी मैनिफेस्टो में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। कांग्रेस के नेता तो यहां तक कहते नजर आए कि पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार में सोना इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी को मंगलसूत्र खरीदना भी भारी पड़ रहा है।
देश के प्रधानमंत्री जी लगातार प्रथम चरण के चुनाव के बाद ये बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र है, उस चुनावी घोषणा पत्र में वो एक समुदाय की संपत्ति को दूसरे समुदाय को देने की बात, मंगलसूत्र की बात करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र सुस्पष्ट है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, ये हमारे घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु हैं और इसके आधार पर हमने देश के लोगों के सम्मुख अपना चुनावी घोषणा पत्र रखने का काम किया है। और हमारे चुनावी घोषणा पत्र को देख करके प्रथम चरण के मतदान में देश के लोगों ने इंडिया गठबंधन पर विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री देश के आवाम को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, इसके विपरीत जो है हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र है वो इतर है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है इस बात को लेकर के कि वो हमारे चुनावी घोषणा पत्र को देखने का काम करे, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। एनडीए हार रही है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जो है इस स्तर पर जो है अपना भाषण और वक्तव्य देने का काम कर रहे हैं, जो बहुत खेद का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र पर बात कही है। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज गांव में तमाम जगहों पर शादियां हो रही हैं, लेकिन हमारा आम जो यहाँ का नागरिक है वो इस लायक नहीं रह गया है कि वो 75-80 हज़ार रुपये तोले का सोना खरीद सके। आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस देश में 65 साल कांग्रेस ने राज किया और 65 साल में सोना 30,000 से ऊपर नहीं गया, 29,000 से ऊपर नहीं गया। और आपके 10 साल के कार्यकाल में सोना 76,000-78,000 पहुँच गया। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे जनता जानना चाहती है कि सोना जो मंगलसूत्र पर नज़र आपकी थी या कांग्रेस की थी? कांग्रेस ने एक आम आदमी को इस लायक बनाया कि वो शादी में अपनी मंगेतर के लिए एक उम्दा मंगलसूत्र बना सके, इसलिए कीमतों को कंट्रोल रखा। और आपकी नज़र उस पर भी है कि आज उस सोने की कीमत को आपने 80,000 के करीब पहुंचा दिया और आप गरीब आदमी के हक को मार रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जिससे कि जनता में दुराव पैदा हो सके। तो ये बिल्कुल सराहनीय बयान नहीं है, ये शोभनीय बयान भी नहीं है, न ये सहनीय है न ये शोभनीय है। इसलिए ऐसे बयानों की हम घोर निंदा करते हैं। वहीं आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जमकर हमला बोला। नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिडन एजेंडा यही है कि आम आदमी की संपत्ति को जब्त कर अल्पसंख्यकों को बांट दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस महिलाओं के गहने जेवर भी हड़पना चाहती है। कि कांग्रेस का जो 60-70 वर्षों से भारत की संपत्ति को लूटने का एजेंडा रहा और उसको लूट कर इन्होंने अपने घर भरे, देश का विभाजन भी किया। अब फिर कांग्रेस उसी प्रक्रिया पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम देश में संपत्ति का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, हमारे समाज में, हमारे देश में, यहाँ तक कि जो स्त्री धन है जिसको कानून से भी सुरक्षा है उसका भी इन्होंने कहा सर्वे कराएंगे। उनके पास कितना धन है और ये तय करेंगे कि कितना रखा जा सकता है। ये भी तय कर सकते हैं। मैं काल्पनिक रूप से कह रहा हूँ अभी कि अगर आपके पास 4 लाख है तो ये कहेंगे आप 2 ही लाख रख सकते हैं, 2 लाख रुपए सरकार जो ले लेगी। आपके पास जितना सोना है, स्त्री धन है, उसको ये सर्वे करके, एक्सरे करके कोई 10-20 ग्राम आपके लिए छोड़ देंगे, बाकी ये जब्त करने की तैयारी है इनकी। क्योंकि इनकी मानसिकता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। ये आपकी संपत्ति को, यहाँ के बहुसंख्यक समाज की संपत्ति को सर्वे के नाम पर
एक्सरे के नाम पर विभिन्न प्रकार से कानून बना करके जब्त करना चाहते हैं और उसको फिर जो इनका एजेंडा रहा है एक उस वर्ग में बांटना चाहते हैं जिनको आप जानते हैं कि जिनके 12-12, 15-15 बच्चे हैं, बड़े परिवार हैं, यहाँ तक कि जो घुसपैठिए देश में आए हुए हैं उनमें भी इस संपत्ति वितरण करना चाहते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। इनके घोषणा पत्र को हम रिजेक्ट करते हैं और देश की जनता को आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 60 और 70 के दशक में उनकी सरकारों ने कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट लाने का काम किया और इसी कानून के तर्ज पर अब कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिडन एजेंडा लोगों की संपत्ति जब्त करने का है। कांग्रेस ने पहले भी ऐसा किया है। कांग्रेस की सरकारों ने 1960 और 1970 के दशक में कानून पास करके भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कर दें। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकारों ने लोगों की कमाई जब्त करने के लिए ऐसा ही कानून 1963 और 1964 में पास किए थे, जिसका नाम था कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट, जिसके अंतर्गत सभी करदाताओं को, संपत्ति धारकों को और कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% सरकार के पास कंपलसरी जमा करना पड़ता था, जो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या सरकार के ऊपर था कि वो कितने भी समय तक उसको बढ़ा सकती है। जाहिर है चुनावी समय चल रहा है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी जमकर हो रही है। अब देखना होगा कि संपत्ति और सोने पर सियासत कब खत्म होती है और इन जुबानी हमलों का पटाक्षेप कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। केदारनाथ धाम की इस वर्ष की यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा शुरू होने में मात्र 2 हफ्ते का समय शेष है। जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर केदारनाथ पुरी तक व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ की धार्मिक यात्रा की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशों पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के नेतृत्व में टीमें यात्रा मार्ग पर रुद्र पॉइंट से गौरीकुंड तक सफाई अभियान और बुग्याल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से घोड़े खच्चरों को गौरीकुंड डंपिंग जोन में पहुंचाया जा रहा है। आगामी श्री केदारनाथ धाम 2024 की यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं और गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ धाम तक जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में संपूर्ण जो हमारी टीमें हैं वो लगी हुई हैं और जिसमें कि कम से कम 100 तक के लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और जो भी डेंजर जोन है उनको चिन्हित करना और जो भी यहाँ पर बुग्याल ख़त्म हो रहे हैं, घोड़े की जो लीद है उससे उसको हटा करके बुग्याल को सुरक्षित रखना। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।